Good morning to again in the class of business study। क्योंकि विजय सर जो है वो छुट्टी पे हैं 5-7 दिन की, तो इसलिए मैं आपकी क्लास जो ये ले रहा हूँ। और आपने सिंसियरली पढ़ना है, ये नहीं कि विजय सर ही आकर के दोबारा पढ़ाएंगे। दोबारा मतलब जो सिलेबस हो गया वो जैसे रिवाइज हो रहा तो मैं उनको आगे बता दूंगा, तो उससे आगे करवाएंगे वो, ना कि सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने सिंसियरली पढ़ना है। ठीक है, और जिनकी कुछ विजय सरकार कुछ बच्चों की फीस नहीं आई अब तक है, तो कौन से बच्चे हैं भाई वो फीस भी अपनी जमा करवा दें, ताकि फीस की दिक्कत आ रही है वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, हाँ जी। तो कहाँ तक करवाया था आपको विजय सर ने, थोड़ा मेरे को बताएंगे कौन से टॉपिक तक आ गए थे? फीचर ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन करना है। अच्छा जी, ठीक है। तो आपका ये बुक कौन सी करवाए थे? पूनम गांधी जी, आर के सिंगला थी? आर के सिंगला थी मेरे पास, पूनम गांधी बेटा। चलो खैर, ये तो एक ही चीज़ों कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आपका करके फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपका ये चैप्टर नंबर जो है वो, सॉरी कंपनी, चैप्टर नंबर आपके पास में 4 है। और ये आपका कंपनी का चैप्टर बोला जाता है नॉर्मली, कंपनी। ठीक है, ये चैप्टर हम आज करेंगे। तो पहले बात तो आपने ये कुछ बेसिक जो कुछ चीज़ें समझ लो कि कंपनी का मतलब होता क्या है। तो कंपनी का मतलब जिस प्रकार से नाम इसका बोला ना, कम जमा पेनी, ठीक है, उसको बोलते हैं कैंपेनी। ठीक है, तो कैंपेनी का मतलब होता है कम मैंने साथ साथ, पेनी मैंने रोटी खाना, यानी साथ साथ में बैठ करके रोटी को खाना, वो कंपनी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो एक आपका जो इटालियन वर्ड से जो निकल करके आया, कैंपेनी हम किसको बोलते हैं। अब कंपनी का जो नॉर्मली हम जो चीज़ बोलते हैं वो हम क्या करते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि आप कहते हैं कि ये अच्छी कंपनी है, ये एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये अच्छी कंपनी का ब्रांड है, ये ब्रांड नेम अच्छी कंपनी का है, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। अब इसका ये हुआ कि जो काफ़ी बड़ी सारी कंपनी, आप ये भी कहते हैं कंपनी कई सालों से चली आ रही है, इसका मतलब कंपनी का जो है वो लंबा टाइम भी है। तो कंपनी जो है ना, वो एक ब्रॉडर फॉर्म है कि जैसे मान लो कि मैं आपको ये कहूँ कि एक बंदे के दिमाग में कोई बात आई कि भी क्यों ना हम जो है एक कपड़ों का बिजनेस कर लें, जिसमें रेडीमेड जो गारमेंट्स होंगे। ठीक है, और रेडीमेड गारमेंट्स में आपके 12 ईयर से लेकर के और आपका जो है 35 ईयर्स तक के सभी लोगों के हम कपड़े बनाएंगे, चाहे उसमें वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। तो यानी मेल और फीमेल दोनों के हम बनाएंगे, कैटेगरी उन्होंने चूज कर ली। और उन लोगों ने देखा कि एक बंदे के दिमाग में चीज थी कि नाउ द ट्रेंड ऑफ न्यू फैशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, and so many persons are interested in such type of the fashionable dresses, and therefore we can establish a company that will manufacture the fashionable dresses for the males and for the females। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडिया उनके दिमाग में आया, और ये आइडिया ये आया तो उसके बाद में देखा कि अगर हम, इफ वी विल स्टार्ट द बिजनेस एट ए लोअर लेवल, it will not be successful. If we will start the business in a broad level, means throughout the country we will sell the goods, and even we will sell the goods outside the country also, means we will make the export also। तो अब इतना अगर आप इतनी सारी जो है कपड़े बनाएंगे तो नेचुरली कोई एक छोटी फैक्ट्री से काम तो चलेगा नहीं। यू विल रिक्वायर्स मैनी प्लांट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, and you will require a lot of capital for this type of the factories, and you will require a lot of workers working in the company, and you will require some many officials also इन द कंपनी। कई आपके ऑफिशियल भी चाहिए कंपनी में काम करने वाले, कोई आपका अकाउंटेंट चाहिए, कोई हेड क्लर्क चाहिए, कोई क्लर्क चाहिए, कोई मार्केटिंग का चाहिए, कोई बंदा एडवर्टीजमेंट करने वाला चाहिए, कोई कुछ चाहिए। इसका ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें काम करेंगे, और उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की जरूरत भी होगी। अब ये दिमाग में एक बंदे के आया कि क्यों ना हम इस प्रकार की फैक्ट्री लगा दें। अब ही हैज़ नॉट मनी, उसके पास पैसा नहीं है, ही इज ओनली आइडिया, कि मेरे पास ये आइडिया है तो इस प्रकार का बिजनेस जो स्टार्ट कर सकते हैं, ये बिजनेस जो है हमारे लिए
काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये आइडिया एक्स नाम के आदमी के दिमाग में आया। अब एक्स नाम का आदमी जो है उसने ये आइडिया न्यूज़पेपर के अंदर जो है ना पब्लिश किया कि आई हैव आइडिया अबाउट सच टाइप ऑफ द थिंग्स। और इसमें ये है कि आपकी कंपनी जो है वो 100 करोड़ रुपए से स्टार्ट होगी, ठीक है, 100 करोड़ से आपकी कंपनी जो है वो स्टार्ट होगी। अब 100 करोड़ से यानी 1 अरब रुपीज जो है इनके पास तो नहीं है, एक्स के पास नहीं है। तो ये आइडिया जो उसने अखबार में पब्लिश किया कि आई हैव आइडिया एंड इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट मी। अब वो जो है इस प्रकार से उनको अखबार में न्यूज़ डालेगा और फिर उसके बाद में वो एक कंपनी बना लेगा कि मान लो कंपनी बनाता है XYZ लिमिटेड, ठीक है, या उसने कोई कपड़े का नाम दे दिया कि मान लो कि ग्लोरी लिमिटेड के नाम से वो जो कपड़े बनाता है, किसी ब्रांड नेम से बनाने के लिए उन्हें कंपनी को बना लिया। अब कंपनी को जो है 100 करोड़ रुपये चाहिए, 100 करोड़ रुपये चाहिए, तो क्या करेंगे कि 100 करोड़ रुपये का 10 रुपीज़ का शेयर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का छोटे छोटा हिस्सा 10 रुपीज़ का कर दिया या 100 का कर दिया या 50 का कर दिया, वो कितने का बना दे। और कहा कि जिसको भी इस कंपनी में अगर पार्टनर बनना है तो वो 100 रुपीज़ का पर शेयर है, ठीक है। एक शेयर वो खरीदना चाहे तो 100 रुपीज़ दे दे, अगर 1000 खरीदना चाहे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर ले, और इतना पैसा जो है वो जो कंपनी बनाई थी एक्स ने, तो उस खाते में पैसे आते जाएंगे। और बाद में फिर जो है ये जैसे 100 करोड़ पूरे हो गए तो उसके बाद में एक्स जो है वो कंपनी की एक मीटिंग बुलाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में इलेक्शन होता है तो एक विशेष डे पे, तो इस विशेष डे पे एक्स जो है कंपनी की मीटिंग बुलाता है, सभी शेयर होल्डर जिन्होंने भी शेयर खरीदे थे वो सारे के सारे किसी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। और फिर एक्स उसके बाद में कहते हैं कि हमें कंपनी के लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये हम लोग जो इलेक्ट करेंगे, इलेक्शन करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे सारे मान लो कि इस कंपनी में आपके जो हैं 10 आदमी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उन 10 आदमी में से हमें कोई 6 आदमी पिकअप करने थे, तो जिसके ज़्यादा वोट मिले जिस पोस्ट पे इलेक्शन लड़ रहा था तो वो इलेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट होने के बाद में वो इस कंपनी को पूरी जो कंपनी है, इस कंपनी का जो भी बंदा है डायरेक्टर या प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुआ तो वो और उसके नीचे जितने ऑफिशियल्स हैं वो सारे के सारे इस कंपनी को चलाएंगे। जैसे कि आपके देश के अंदर जो व्हेन देयर इज जनरल इलेक्शन हेल्ड, जनरल इलेक्शन हुआ था ना आपका, तो उसमें हम लोगों ने एमपी बनाए थे, एमपी लोगों से फिर जब वहाँ पर ऊपर जाकर के प्रधानमंत्री बना और दूसरे मंत्री बने, अब वो देश को चला रहे हैं। नेक्स्ट 5 ईयर के बाद में देर विल बी आल्सो जनरल इलेक्शन, और तब हम चाहेंगे तो किसी और को बदल देंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कंपनी में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, इसमें टोटली डेमोक्रेसी होती है। इसमें जिस भी बंदे को जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसको जितने वोट मिलेंगे वो उस कंपनी के अंदर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जिस जिस इलेक्शन लड़ रहा है वो वहाँ कंपनी में अपॉइंट हो जाएगा। उनको अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल जैसा उनका नियम है उसके हिसाब से जो है वो कंपनी के बन जाएंगे, पदाधिकारी बन जाएंगे, यानी ऑफिस बियरर्स बन जाएंगे, एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। और इस प्रकार से कंपनी चलती जाएगी। अगर इनमें से सारे के सारे लोग को एक्सीडेंट होकर मर जाता, कुछ ही हो जाता है, तो उनकी जगह दूसरा आदमी इलेक्ट हो जाएगा, दूसरे आदमी को हम इलेक्शन में खड़ा करके हम जीत जाएंगे, वो जीत जाएगा और फिर वो दोबारा फिर कंपनी के अंदर आ जाएगा। इसका ये हुआ कि जब एक्स ने कंपनी शुरू की थी, एक्स तो यहाँ पर कहीं पर है ही नहीं, इस कंपनी में हो सकता है कि एक्स से कहीं पर इलेक्शन जीते या ना जीते, पर एक्स ने कंपनी को बना दिया। अब कंपनी जो चलती जाएगी, कंपनी के अंदर जो है जो आपकी मैनेजमेंट है वो अलग है, कंपनी का लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे सरकार है, सरकार चलती रहती है, ऐसे कंपनी चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो यानी आप जो देखो कि कंपनी इज ए ब्रॉडर सेंस, कंपनी जो है इट इज ए ब्रॉडर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन से पढ़े, सोल पार्टनरशिप पढ़े, पार्टनरशिप पढ़ी, उसके अंदर कोऑपरेटिव पढ़ा, ठीक है, और उसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा। तो इन सारों से बड़ा जो है ये कंपनी है, क्योंकि दे हैव देयर लिमिटेशंस। इन सोल पार्टनरशिप देयर वाज ए लिमिटेड कैपिटल, इन पार्टनरशिप देयर इज आल्सो लिमिटेड कैपिटल, एंड देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट एंड देयर कैन नॉट बी सेल ऑफ द इंटरेस्ट आल्सो, वो अपना हिस्सा किसी को बेच नहीं सकते थे। तो ये कुछ कमियां थी, एंड ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स देयर इज ए अनदर ऑर्गेनाइजेशन
दैट इज कॉल्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, और में से जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको हम जो है कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक का मतलब जॉइंट में इकट्ठा, स्टॉक मैंने शेयर, यानी यहाँ पर जो जितने लोगों ने शेयर खरीदे थे वो जॉइंट स्टॉक कहलाते हैं। तो ये इनको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं या इनको हम कंपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आपका ब्रॉडर सेंस है। अब हम इसके बेस पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जब आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि कंपनी के जो फीचर हैं तो वो हम डिस्कस शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी, कंपनी के फीचर्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी के जो है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। यानी कहने का ये हुआ कि कंपनी और जो ओनर हैं वो उनके दोनों के एग्जिस्टेंस अलग अलग मानी जाती है। कि आपका जो कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कैसे बोला जाएगा कि कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि हम बिजनेस में बोलते हैं ना कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक उसी प्रकार से कंपनी और कंपनी के जितने भी मालिक लोग हैं वो एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। यानी उनका जो है एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। यानी कंपनी जो एक सेपरेट मानी जाती है, लीगल एग्जिस्टेंस अलग है। कि मान लो कि कंपनी के अंदर एक्स नाम का कोई पर्सन था, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, he made some fraud in the company. Company can sue the case on the X. And if the company has made some commitment to X and company not fulfill, then X can take the legal action against the company. इसका लिए हुआ कि कंपनी एकदम से अलग है और आपका जो ओनर है वो एकदम से अलग है। अगर मैं इस एग्जांपल को एक और बताऊं आपको कि मान लो आपका स्कूल है, ठाकुरदास बारबर स्कूल है, इट हैज़ आल्सो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मान लो कि आपके स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन हुआ, बच्चे को गलती से या बच्चे ने गलती सूचना दी या आपके प्रिंसिपल ने जो गलत एडमिशन कर दिया और उससे बच्चे के 2 साल जो खराब हो गए। अब बच्चा जो है वो कोर्ट में चला जाता है तो वो प्रिंसिपल पे केस नहीं कर सकता, वो स्कूल के ऊपर केस करेगा कि इस स्कूल ने हमारे बच्चे की लाइफ जो 2 साल खराब कर दी। अब कोर्ट जो स्कूल के नाम से सम्मन इश्यू करेगा और स्कूल की तरफ से चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे हेड क्लर्क हो, चाहे आपके स्कूल के सेक्रेटरी हैं, वो जो है कोर्ट में पेश होंगे। इसका ये हुआ कि वहाँ कोर्ट में प्रिंसिपल, हेड क्लर्क या स्कूल के सेक्रेटरी पेश नहीं हो रहे, बल्कि स्कूल वहाँ गया है और वहाँ पर अगर कोई भी जुर्माना लगता है या कोई भी लीगल एक्शन होता है वो स्कूल के अगेंस्ट होगा, ना कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट। इसका ये हुआ कि अगर कल को स्कूल के ऊपर प्रिंसिपल भी केस करता है, प्रिंसिपल पर स्कूल भी केस कर सकता है, और स्कूल जो है किसी पेरेंट्स पे केस कर सकता है कि उसने कोई गलत बात कर दी और पेरेंट्स स्कूल पे केस कर सकते हैं। तो आपका स्कूल भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी इज लाइक द सेम थिंग कि उसका भी जो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस से माना जाता है। ठीक है जी, हाँ जी। सेकंड आपके पास में है आर्टिफिशियल पर्सन। सेकंड है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी जो है एक बनावटी व्यक्ति है। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है अकाउंटेंसी में भी बताया था कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके जो 3 प्रकार के मानते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने जन्म दिया, भगवान ने मारता है। एक आर्टिफिशियल पर्सन जिसको कि हम कानून के द्वारा का जन्म होता है, कानून के द्वारा वो मरता है। तो कंपनी भी क्या है कि कंपनी जो है इट हैज़ नो फिजिकल बॉडी एग्जिस्टेंस लाइक द नेचुरल पर्सन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। कि कंपनी जो है इसका आर्टिफिशियल पर्सन है, ये इसका कोई बॉडी नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते कंपनी को,
ये कि ह्यूमन बीइंग की तरह जीवित नहीं है, तो इसका जो है वो क्रिएशन बाय लॉ हुआ है और उसकी डेथ बाय लॉ होगी। तो पहली फीचर आपकी है कि कंपनी एज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेकंड है कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक बनावटी व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन, थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मीन्स company must be registered under the Companies Act 2013 और any previous act। अब आप ये कहेंगे प्रीवियस एक्ट कौन सा है? उससे पहले प्रीवियस एक्ट जो है हमारे पास है 1956 चलता था, उससे पहले भी एक प्रीवियस एक्ट और भी था 1853 ऐसा कुछ एक्ट था, वो मेरे ध्यान नहीं पूरा। तो इसका ये हुआ कि कंपनी तभी कंपनी बनेगी इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। इफ द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड है with the state government or the central government under the company act 2013, तब तक वो कंपनी कंपनी नहीं मानी जाएगी, यानी इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, फोर्थ इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है शाश्वत जीवन। शाश्वत जीवन मीन्स विच नेवर डाइज, जो कभी मरती नहीं है। तो ये कहते हैं कंपनी जो है उसका कभी भी, उसका जो है कंपनी का जीवन जो कभी खत्म नहीं होता, इट हैज नो लाइफ, इट हैज नॉट लिमिटेड लाइफ जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो कितना हो सकता है कि वो 80 साल तक जीवित रहेगा, 90 होगा, 100 होगा, 110 होगा, 120 होगा। हमने ऐसा कोई आदमी देखा ही नहीं कि हु इज लिविंग फॉर 200 years or 400 years or 700 years. It is not possible for the human being, but in the companies it is possible that there is a perpetual succession. Means the East India Company that was established in Britain in 1600, 1600 के अंदर बनाई गई थी कंपनी, बट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल एग्जिस्ट एंड दैट इज वर्किंग इन इंडिया एट बॉम्बे। आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी बॉम्बे में है, पर उसका बिजनेस तो चेंज हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले वो गवर्नमेंट कंपनी थी, नाउ इट बिकेम ए प्राइवेट कंपनी। वो कंपनी पहले जो है राज करने का काम करती थी, पहले बिजनेस करती थी, फिर राज करने का काम शुरू कर दिया, फिर वापस बिजनेस पे आ गई और आजकल वो कॉस्मेटिक बनाती है। तो ठीक है ना, इसका ये हुआ कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 420 ईयर्स हो गए, दैट इज अलाइव टूडे इटसेल्फ। इट मीन्स देयर इज ए परपेचुअल सक्सेशन, इनका जो है उत्तराधिकार शाश्वत है नहीं, ये जो जीवित है लंबे समय तक आपकी कंपनी वो जीवित रहती है। नेक्स्ट इज दैट इज कॉमन सील। फिफ्थ वन इज कॉमन सील। कॉमन सील means company is not a living person, it can't put the signature on any document, but company has a common seal. For example, in a school, principal may come and may go, so many principals are got retirement from our school, but the seal is same. अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट है वो उस पर प्रिंसिपल साइन करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि स्कूल की मोहर ना लगे। अब जब स्कूल की जो सील है मोहर लग जाती है तो आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड बन जाता है। सेम थिंग आल्सो हियर इन कंपनी, एनी एग्रीमेंट टेक प्लेस देन द कंपनीज कॉमन सील इज नेसेसरी। कंपनी कॉमन सील जो उसके ऊपर लगाई जाती है और ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी समबडी पुट द साइन ऑन द सील, वो सील के ऊपर जो है वो इनको कंपनी के ब्याह पे साइन भी करता है, तो वो आपका जो फिर डॉक्यूमेंट बन जाता है। जिस प्रकार से आपके स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर अकेले साइन करते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर स्कूल की मोहर लगा करके साइन हो जाए तो वैल्यू है। अगर मान लो कि स्कूल के अकेले की मोहर लग गई, ओनली सील लग गई, साइन है प्रिंसिपल के, तो भी कोई वैल्यू नहीं। इट मीन्स द कॉमन सील मस्ट देयर एंड दैट मस्ट हैव ए ऑफिस बियरर साइन आल्सो, तो उसके साइन होने भी आपके जरूरी है। Next is transferability of shares. Transferability of shares. Transferability of shares. आपके जो शेयर्स हैं उनकी ट्रांसफरेबिलिटी भी होना जरूरी है। होती है, जरूरी नहीं, उनकी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। शेयर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि शेयर में जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल दैट इज कॉल्ड एज शेयर। अगर मेरे पास में एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं एंड इफ आई रिक्वायर से सम मनी,
आई कैन सेल दी शेयर इन द मार्केट, मैं इस शेयर जो मार्केट में बेच सकता हूँ, एंड आई कैन गेट ए मनी, इट मीन्स आई कैन ट्रांसफर माई शेयर टू एनी पर्सन, बट इन sole proprietorship it was not possible, and in partnership it was also not possible, easily possible. तो joint in the family business it was not possible, but in company आपने अपने शेयर आज खरीदने शाम को बेच दो, शाम को खरीदे सुबह बेच दो, यानी आप अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक आम लोगों के लिए फायदा है कि व्हेन दे हैव द स्पेयर मनी they can invest in any company and they can get the profit, and if they need the money then they can sell this share into the market and they can get the money। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज जो वो उनका जो अच्छा हो जाता है कि थोड़े समय में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता था। इस प्रकार से शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी भी आपकी कंपनी के अंदर पॉसिबल है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ownership and control। The ownership and control both are different. There are so many shareholders, they are the owner, but control is only in the hand of a few persons। अब जिस प्रकार से कि we elect our government, we elected our प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन्स, तो हमने उनको इलेक्ट तो कर लिया, तो हम जो लोग हैं वो असली ओनर हैं इस देश के, पर कंट्रोलिंग पावर तो फिर भी हमारे हाथ में नहीं है। कंट्रोलिंग पावर तो हमने उन लोगों को दे दी जो हमने इलेक्ट कर रखा है। ठीक कंपनी में भी उसी प्रकार से होता है कि आपके जो कंट्रोलिंग पावर है वो अलग होती है, यानी कंपनी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर उन लोगों के हाथ में होती है, जबकि ओनर जो वो आपके सेपरेट माने जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स देयर इज ए लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स आपकी जो है लायबिलिटी लिमिटेड है। मान लो कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप आई हैव इन्वेस्टेड 10 lakh rupees, if the business is running in a loss, my 10 lakh rupees can be in bad debts, can turn into bad debts। तो मेरा सारा पैसा चला गया, या मेरे से कुछ ऐसी गलती होगी तो मेरा घर का पैसा भी और भी जा सकता है। पर कंपनी में क्या हुआ कि इफ आई हैव परचेज द शेयर ऑफ ₹1000 in a company, and if company goes into liquidation, means company is running in loss and the time is come to liquidate company, the wind up the company, in that case only 1000 rupees from my side will be as a bad debts। तो मेरा ये नहीं कि घर से कोई लोग मेरे से पैसे मांगेंगे आप पैसे लेके आओ घर से क्योंकि आपको लॉस हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर जितना पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने करोड़ रुपया कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो मैक्सिमम आपका करोड़ रुपया ही डूब सकता है। अगर आपने कंपनी में 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं तो मैक्सिमम आपके 10 रुपीज़ डूब सकते हैं, आपके घर से कोई पैसा नहीं मंगाया जाएगा। ठीक है, तो दीज वर द फीचर ऑफ ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की फीचर थी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछिए ताकि मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम टू यू पीपल? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। नहीं कोई भी? ओनली 7 स्टूडेंट्स आर देयर। हाँ जी, तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम और आगे शुरू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।